हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर रूबिया। और मैं पढ़ा रही हूं क्वांटम केमिस्ट्री आपको। और क्वांटम केमिस्ट्री में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पहुंच चुके थे बच्चों। आज मैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स दैट मीन्स ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे डरे हुए होते हैं। अब डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। ठोसों की ऊष्माधारिता। अब ऊष्माधारिता ये शब्द पढ़ो बच्चों। शब्द में ही आपके लिखा हुआ है कि ऊष्माधारिता जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर में जब आपने थर्मो पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ऊष्माधारिता का बात की होगी, जो हीट कैपेसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। यानी कि इसका मतलब है ऊष्मा को धारण करने की क्षमता। सीधा सा मतलब तो ये हुआ। अगर हम ऊष्माधारिता की डेफिनेशन लिखें तो किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या हो, आवश्यक हो या ज़रूरी हो। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या हो, ज़रूरी हो। ठोस पदार्थों के में जो होता है, ठोस पदार्थों में क्या होता है बच्चे, ठोस बने हुए होते हैं किससे, अणु, आयन, परमाणु, इससे। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें क्रिस्टल के अंदर मजबूती से पैक होते हैं। जब आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये चीज़। वह ना तो गति कर सकते हैं और ना ही घूर्णन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वह अपनी औसत स्थिति में कंपन जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी औसत स्थिति में बच्चों कंपन जरूर करते हैं। तो अब देखो, ये बात आवश्यक ये हो गई कि अवश्य ही कंपन करते हैं वो। अतः ठोसों की गतिज ऊर्जा वास्तव में इनकी क्या होती है, कंपन ऊर्जा होती है। ठोसों की वास्तविक ऊर्जा क्या होती है, उनकी कंपन ऊर्जा होती है। अब चिरसम्मत यांत्रिकी दैट मीन्स क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसके आधार पर कंपन जो होता है उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 1/2 के टी के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो इस 1/2 के टी से ही हम निकालेंगे कि कंपन करते हुए प्रत्येक कण की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अंत परिवर्तित होती रहती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों अंत परिवर्तित होती रहती हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास बच्चों टोटल एनर्जी आती है। हमारे पास क्या आ जाती है मेरे बच्चों, टोटल एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। अब इसको क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि कितनी होती है, हाफ के टी। जब आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। तो आधा प्लस आधा के टी कितना हो गया, 1 के टी हो गया। तो एनर्जी की मात्रा कितनी आ गई बच्चों, दोनों को अगर हमने टोटल किया तो ई बराबर के टी आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे क्या करना है कि 3 अक्ष होती हैं 3D के लिए, एक्स, वाई एंड जेड। तो तीनों डायरेक्शन के लिए अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये तो एक डायरेक्शन के लिए है, तीनों के लिए 3 से क्या कर देना है बच्चों, आपको इनटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। यदि कैपिटल एन मोल उपस्थित हो बच्चों, कैपिटल एन अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर एन से और मल्टीप्लाई कर दो तो 3 kT इंटू एन आपका सूत्र यहाँ पर बन जाता है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप ई बराबर, अगर के एन बराबर कैपिटल आर है तो के एन की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो यहाँ पर। इस तरह से आपका ये जो फॉर्मूला है ये दूसरे फॉर्मूले में क्या हो गया है बच्चों, कन्वर्ट हो गया है। यानी कि ई बराबर हमने कैलकुलेट कर ली है वैल्यू को 3RT। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जानते हैं बच्चों कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी होता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से उठाया हमने ये वाला सूत्र सेकेंड ईयर से, और ये सेकेंड ईयर में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, ताप के साथ एनर्जी में चेंज है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ई है ना बच्चों, ये ई
ये दिख रहा ई, इस ई को यहाँ से उठा के 3RT, ई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, बस कुछ नहीं करना आपको। तो ई की वैल्यू रख दी, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 3R कांस्टेंट है, वेरी गुड, बाहर निकाल लिया। डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, अरे ये तो एक हो गया ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि जो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास मान आया ये तो हो गया, हट गया है, तो ठीक है, 3R आ गया। CV की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3R आ गई बच्चों। तो ये आ गया आपका 3R, CV हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू हमने इतनी कैलकुलेट की। अब देखो फाइनल आंसर अभी भी नहीं है। क्वांटम जो चिरसम्मत मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार हीट कैपेसिटी ताप पर निर्भर नहीं करती है। भाई यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो CV बराबर 3R है, टेम्परेचर है ही नहीं। तो कहना भी सही है कि भाई CV जो है, हीट कैपेसिटी जो है, वो ताप पर निर्भर नहीं कर रही है। यह नियम किसका था, ड्यूलॉग एंड पेटिट का रूल था। ये किसका नियम था बच्चों, ये ड्यूलॉग एंड पेटिट का ये क्या था, नियम था। ठीक है, तो अब ये जब ड्यूलॉग और पेटिट का जो ये रूल है, इसके बारे में अब थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं कि इससे तो ये बात सॉल्व नहीं हो पाई। अब क्या होगा, यह वैल्यू केवल हाई टेम्परेचर पर देखी गई। ये वैल्यू केवल कितने टेम्परेचर पर देखी गई, लो टेम्परेचर पर तो ये वैल्यू फेल हो गई हीट कैपेसिटी। लेकिन लोअर पे ये वैल्यू जब नहीं पाई गई तो हमने ये जाना कि टेम्परेचर के साथ ये वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है, बदलती है। ठीक है, तो अब इसको खोजने के लिए आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके आधार पर इसे सॉल्व करने की कोशिश की है और आगे उन्होंने सॉल्व भी करा है। तो ये यहाँ तक का जो नियम है वो तो ये कहता है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो तो यही कहती है कि ये ताप पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड प्लांक का कौन जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये ताप पर निर्भर करेगा। और ताप के साथ ये हीट कैपेसिटी किसके साथ चेंज हो रही है, ताप के साथ चेंज हो रही है। तो आगे देखते हैं, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ड्यूलॉग और पेटिट का रूल था। CV का जो 3R मान है वो केवल उच्च ताप पर ही फाइंड किया जा सकता है। कितने ताप पर फाइंड किया जा सकता है बच्चों, केवल उच्च ताप पर ही इसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये ग्राफ अगर हम T और CV के मध्य, टेम्परेचर और CV के मध्य बच्चों हम क्या खींचते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो कम ताप पर, ये क्या है आपका कम ताप है, इस कम ताप पर ज़्यादा ताप पर तो 3R वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर हम कम ताप पर देखें, एट लो टेम्परेचर पर हम यहाँ देखें कम ताप पर, तो CV किसके साथ बढ़ रहा है, CV धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है और फाइनली ये वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हम ताप के और CV के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और CV की जो ड्यूलॉग और पेटिट का जो नियम था उससे CV 3R किसके अकॉर्डिंग, किसके ताप पर थी, ज़्यादा ताप पर मिल रही है हमें। तो यहाँ से ये देखो, ये जो परिवर्तन है इसे कैसे समझें अब कि ये चेंज हो रहा है, जो इसे समझने के लिए देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर तो ये बात समझाई नहीं जा सकती। चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर ये चेंज जो है ये ऊपर वाला कि टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ रही है इसको नहीं समझाया गया। ठीक है, लेकिन 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 बात सुने मेरी कि ये किसके आधार पर आप इसे समझा सकते हो, इसे आप प्लांक का, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत दिया था ना प्लांक ने, उसके आधार पर इसे हम समझा सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने उपरोक्त परिवर्तन की व्याख्या प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। उनके अनुसार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV बराबर इतनी होती है अकॉर्डिंग टू प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो ये सूत्र थोड़ा सा आप याद रख लेना बच्चों, ये वाला बस याद रखना है थोड़ा सा आपको। CV बराबर 3R H न्यू अपॉन में KT, H न्यू अपॉन में KT का क्या हो पावर 2, होल का पावर 2, और यहाँ E की पावर H न्यू अपॉन KT। ठीक है, E की पावर H न्यू अपॉन KT -1 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो अब देखो कम ताप जो है इस सूत्र में, देखो कम ताप होगा तो ताप T है तो ये H न्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। अगर T वैल्यू कम है T की तो H न्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी।
इससे के टी से तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी, ये जो भाग वाली वैल्यू है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना एक से, तो एक तो छोटी वैल्यू होती है, तो ये एक से छोटी है, तो यहाँ से ये है ना जो ये 1, इस 1 को नेग्लेक्ट कर दो, नगण्य मानकर छोड़ दो, तो इसकी वैल्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी तो बच जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो बची है वो देख लेते हैं एक बार हम यहाँ से। ठीक है, अब देखो अगर हम कम ताप पर देख रहे हैं तो देखो यहाँ से 1 तो हमने 1 जब छोटा है तो 1 को नेग्लेक्ट मान दिया, नगण्य मान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो एक ऐसी वैल्यू है, नीचे 2 है ऐसी वैल्यू, तो एक कट जाएगी ना, तो ये 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी बच जाएगी। जब इसे हम ऊपर ले जाते हैं ना बच्चा तो ये माइनस में आ जाती है। ठीक है, ये किस में आ जाती है बच्चों, माइनस में आ जाती है, इतना आप सब लोग जानते होंगे। चलो, ये तो आ गई कम ताप पर, ये वैल्यू कितने ताप पर आई है, कम ताप पर आई है। लेकिन अगर इसका वैल्यू आपको उच्च ताप पर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उच्च ताप पर ये जो एच न्यू अपॉन के टी की जो वैल्यू है ना ये लगभग 0 हो जाती है, यानी कि अब ई की पावर ये है जो ये 0 हो गई, तो ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग 1, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1। इसकी वैल्यू अभी फाइंड करेंगे हम कैसे इसको निकालना है। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू हो गई 1। अब देखो, अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये वाली वैल्यू, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को। ऊपर देखो, इसको मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला है हमारा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ होती है, तो इनके उच्च मानों को तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ई की पावर एक्स, ई की पावर जो एक्स है ना एक्स, वो बराबर होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखें बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली जो वैल्यू है इसे देखो आप, इस वाले को 1 है ना, मतलब ई की पावर में ही तो थी ये वैल्यू, तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, ये था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसी के समान है ई की पावर एक्स के, तो बराबर 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी बटे में 1 का फैक्टोरियल प्लस एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर 1। तो पीछे की जो 1 से ऊपर वाली वैल्यू उनको हम नेग्लेक्ट मान के छोड़ देते हैं, उच्च मानों को। ठीक है, तो अब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी के का मान आ गया 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी, इतना। तो ये हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएगा। अब देखो कैंसिल आउट हो गया, तो देखो यहाँ ये चीज़ क्या बची, ऊपर वाली तो 1 हो ही गई, इसकी वैल्यू तो 1 थी, और नीचे क्या बचा, ये वाली वैल्यू, इसका पावर 2 बच गया। तो पावर ऊपर गुणे में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा तो सी वी बराबर 3r यहाँ पर बचता है। तो यहाँ सी वी बराबर 3r बच्चों लिख लेना, क्योंकि ये नोट्स में कट गया है नीचे से। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको सॉल्व करके सी वी बराबर 3r यहाँ पर आती है। तो हमने जब ग्राफ में देखा था बच्चों, तो वहाँ भी सी वी बराबर क्या था, 3r क्या था, उच्च ताप पर था, और यहाँ भी सी वी बराबर जो ये है वो भी किस पर है, उच्च ताप पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको लिख रही हूँ, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल थ्योरम के अनुसार ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी की जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी के बराबर आती है। तो ये वैल्यू आप उसमें
रख देनी है आपको। ठीक है, क्या करनी है, ये वैल्यू आपको वहाँ पर पुट कर देनी है। देन आपका वैल्यू है CV बराबर 3R। इसको सॉल्व करोगे ना तो CV बराबर 3R आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये रहा आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स।